हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो यूपीएससी यूपीपीएससी 2024 को ध्यान में रख करके क्लास को डिज़ाइन किया गया है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस आपको प्राप्त होती रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक सब्जेक्ट करके धीरे धीरे आने वाले एग्ज़ाम के लिए सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएं। लेक्चर 1 है पारिस्थितिकी। परिभाषा है, पारिस्थितिकी जीवित प्राणियों के आपसी संबंध एवं उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पारिस्थितिकी उन तरीकों से संबंधित है जिनमें जीवों को उनके पर्यावरण द्वारा ढाला जाता है और वे ऊर्जा प्रवाह और खनिज पुनर्चक्रण सहित पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। पर्यावरण व उसके संगठक। पर्यावरण जैव एवं अजैव घटकों, प्रभावों और घटनाओं का योग है जो किसी जीव को चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात कोई भी चीज़ जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रभावित करती है, उन्हें संयुक्त रूप से पर्यावरण कहा जाता है या कहते हैं। जीवों एवं पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध एवं अंतःक्रिया अत्यंत जटिल है। इसके अंतर्गत जैव एवं अजैव दोनों घटक शामिल होते हैं। पर्यावरण स्थिर नहीं है एवं जैव एवं अजैव घटक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मछली का बाह्य पर्यावरण जैव के रूप में पौधे आते हैं, जीव हैं, अपघटक हैं इत्यादि ऐसे प्राणी होते हैं या ऐसे जीव या ऐसा वस्तु जिनमें जीवन हो। और अजैव के अंतर्गत प्रकाश, CO2 गैस, तापमान आदि आते हैं। तो जीव और पर्यावरण का संबंध जटिल होता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर मैंने लिखा है सरल है या जटिल है, तो जटिल होता है। पर्यावरण और जीव के संबंध जटिल होते हैं, वहीं पर्यावरण अस्थिर होता है। मैंने उस महत्वपूर्ण बिंदु को गोला कर दिया है या इम्पॉर्टेंट में घेर दिया है जिससे आपको याद करना आसान हो जाए। तो जीव और पर्यावरण का संबंध जटिल होता है, पर्यावरण अस्थिर होता है क्योंकि बदलता रहता है। अजैविक घटक और जैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं एनर्जी, तापमान, जल, हवा, अग्नि, स्थलाकृति और मिट्टी। जैविक में आते हैं हरे पौधे, नॉन हरित प्लांट्स, अवघटक, परजीवी, सहजीवी, जंतु जानवर, ये सब जैविक के अंतर्गत आते हैं। तो एक पारिस्थितिकी किस तरह से बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात है, पहले व्यक्ति होगा, कई व्यक्ति मिलकर के जनसंख्या होगा और एक बड़ी जनसंख्या मिल करके एक समुदाय बनाएंगे और कई समुदाय मिल करके एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेंगे। तो ये मैंने आपको गोला के अंदर एक पेन आरेख के अंतर्गत दर्शा दिया है, जिससे आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति से बढ़ते हुए पारिस्थितिकी तंत्र के तरफ
कैसे बढ़ा जा सकता है। जियोलॉजिकल रूप से इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है व्यायाम के रूप में। तो पारिस्थितिकी संगठन के संस्तर यानी पारिस्थितिकी संगठन के संस्तर यानी कितने रूप में इसे आप तोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो व्यक्तिगत जीव एक व्यक्तिगत जैविक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने या कार्य करने की क्षमता रखता है। जनसंख्या विशिष्ट समय में किसी परिभाषित क्षेत्र में रहने वाला एक ही प्रजातियों का समूह है और जनसंख्या समृद्धि दर अलग अलग समय में किसी आबादी में व्यक्तिगत संख्या के बीच प्रतिशत भिन्नता है। जनसंख्या समृद्धि दर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। जनसंख्या का बढ़ना उनके जन्म का प्रवासन पर निर्भर करता है, परंतु इनकी समृद्धि दर जैविक एवं अजैविक घटक पर अधिक निर्भर करता है। तो जनसंख्या एक ही जाति के लोगों की आबादी को दर्शाता है। समुदाय यानी कम्युनिटी, ज़्यादातर उदाहरण में समुदायों को प्रमुख पौधों के रूप में या प्रजातियों के नाम पर रखा गया है। जैसे कोई समुदाय निश्चित या कठोर नहीं है, समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक घास के मैदान समुदाय में घास प्रमुख है, हालांकि इसमें जड़ी बूटियां भी आती हैं, झाड़ियां भी आएंगे और पेड़ों के साथ साथ अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी शामिल हो सकते हैं। तो समुदाय का जो गठन होता है, एक समुदाय में प्रजातियों की संख्या उनके आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। एक समुदाय में एक प्रजाति या कई प्रजातियां हो सकती हैं। पर्यावरणीय कारक इनकी विशेषता को निर्धारित होते हैं और इनकी पद्धति का निर्धारण करते हैं। पर्यावरण जैव और अजैव होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। समुदाय के प्रकार यानी टाइप ऑफ कम्युनिटी, सापेक्षिक स्वतंत्रता की डिग्री और आकार के आधार पर समुदाय को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, प्रमुख समुदाय और लघु समुदाय। तो ये प्रमुख समुदाय क्या है? प्रमुख समुदाय यह अत्यधिक बड़े संगठित होते हैं तथा सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। सूर्योदय से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जैसे उत्तर पूर्व भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये प्रमुख समुदाय हुए। और लघु समुदाय यह अपने आसपास के समुदायों पर अधिक निर्भर रहता है तथा यह उन्हीं से ऊर्जा और खनिज पदार्थों को ग्रहण करता है, जैसे कवक। तो एक बहुत बड़े आकार का वन जिसे उष्णकटिबंधीय वन, जिनमें कई प्रकार कई वैरायटी की जनसंख्या रहती है, कई अलग अलग लोग रहते हैं, वो ऊर्जा सूर्योदय से प्राप्त करते हैं। और एक छोटा सा समुदाय जो ऊर्जा वहीं से प्राप्त करता है जहाँ पे वह रहता है, जैसे कवक। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र को जैव मंडल की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जैव समुदायों और भौतिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया जाता है, जो आपस में क्रिया करते हैं एवं पदार्थों का विनियमन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे, पेड़, जानवर, मछली,
पक्षी, सूक्ष्म जीव, जल, मृदा तथा मनुष्य आदि सम्मिलित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के आकार और तथ्यों में बहुत भिन्न होता है, लेकिन प्रत्येक प्रकृति एक कार्यशील इकाई है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाली हर चीज़ अन्य प्रजातियों और तथ्यों पर निर्भर होती है, जो कि उस पारिस्थितिकी समुदाय का हिस्सा है। यदि पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो इसका प्रभाव बाकी सब चीज़ों पर भी पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक बृहद और छोटा दोनों हो सकता है। एक संपूर्ण वन जितना बड़ा हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जैव और अजैव घटक के रूप में होते हैं। यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो उसी के बारे में आगे चर्चा किया गया है, जिसे अजैव घटक हैं। तो अजैव घटक के अंतर्गत अजैव घटक विश्व के अकार्बनिक और गैर जीवित भाग होते हैं, जिसमें मिट्टी, पानी, वायु, प्रकाश और ऊर्जा आदि होते हैं। इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जैसे रसायन और भौतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, जंगल की आग, जलवायु और मौसम की स्थिति शामिल होती है। ये अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक कारक उनके वातावरण में एक जीव कहाँ और कितनी अच्छी तरह से मौजूद है, इसका पता लगाने वाले सबसे अधिक निर्धारक कारक है। हालांकि ये कारक एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, लेकिन एक एकल कारक भी जीव की सीमा को सीमित कर सकता है। अजैव घटक के अंतर्गत ऊर्जा, वर्षा, तापमान, वायुमंडल, जीव विकास स्तर, अधः स्तर, आधार समुद्री पदार्थ, अक्षांश एवं तुंगता के अंतर्गत शामिल होता है। ऊर्जा इसका प्रमुख स्रोत सूर्यातप है तथा यह प्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और जीवों द्वारा इन्हें पौधों या जीवों के अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है। वर्षा जल सभी जीवों के लिए प्रमुख घटक है। अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जल के माध्यम से होती हैं। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। जल निकाय कई जलीय पौधों और जानवरों के लिए निवास स्थान बनाते हैं। तापमान जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करने तथा अत्यधिक प्रमुख कारक है, क्योंकि जीवों को तापमान सहन करने की एक निश्चित सीमा होती है। वायुमंडल पृथ्वी के वातावरण को संगठित करने के लिए एक कारक प्रमुख है एवं स्वस्थ जीवमंडल के लिए यह अति आवश्यक है। पृथ्वी के वातावरण को संगठित करने के लिए यह प्रमुख है एवं स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है। जीव विकास स्तर, अधः स्तर और आधार भूमि मिट्टी से ढकी हुई है और विभिन्न प्रकार के रोगाणु, प्रोटोजोआ, कवक और छोटे जानवर यानी अकशेरुकी यहाँ पनपते हैं।
सामग्री के अंतर्गत क्या क्या है? कार्बनिक यौगिक जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे पानी, सल्फर, नाइट्रेट, फास्फेट और विभिन्न धातुओं के आयन जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अक्षांश एवं तुंगता, किसी के तापमान पर अक्षांश का एक सशक्त प्रभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण, ये जलवायु विभिन्न प्राकृतिक वायुओं का निर्धारित करती है। समुद्र तल से लेकर उच्चतम चोटियों तक वन्य जीवन ऊंचाई के प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा ठंडी और शुष्क होती जाती है, उनके अनुसार वन्य जीव प्रभावित होते हैं। तो ये तो रहे आपके अजैविक घटक। अब आ जाते हैं हम जैविक घटक में। तो जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक में जैविक जीव शामिल होते हैं, जिनमें पौधे, जानवर और रोगाणु शामिल होते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं को उनकी कार्यात्मक विशेषताओं के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक उत्पादक के रूप में हरे पौधे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया और शैवाल होते हैं। ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल आकर्षक कच्चे माल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और अन्य गहरे उत्पादों को अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक मूल रूप से शाकाहारी और लकड़ी वाले पौधे होते हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सूक्ष्म शैवाल की विभिन्न प्रजातियां होती हैं। उपभोक्ता स्वयं का भोजन उत्पादन करने में ये असमर्थ होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है। ये पौधे, जानवर या दोनों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को दो समूहों में बांटा गया है, एक सूक्ष्म उपभोक्ता और दूसरा स्थूल उपभोक्ता, यानी माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो कंज्यूमर यानी स्थूल उपभोक्ता, ये पौधे या जानवरों या दोनों पर भोजन के लिए पौधों और जानवरों दोनों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं और इन्हें खाद्य स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो मुख्य रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसे गाय, खरगोश आदि हो गए। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, जैसे भेड़िया, और जो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर भेड़िया को खा सकता है। यानी एक जाल या श्रृंखला बनती हुई चली जाती है। और ऐसे जीव जो पौधों और जानवरों दोनों का उपभोग करते हैं, जैसे आदमी, बंदर आदि, ये सर्वहारा के रूप में आ जाते हैं। सूक्ष्म, ये बैक्टीरिया और कवक हैं जो पौधों और जानवरों की उत्पत्ति के मृत कार्बनिक पदार्थ को विघटित करके ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अपघटन के उत्पाद जैसे कि अकार्बनिक पोषक तत्व जो पारिस्थितिकी तंत्र में जारी किए जाते हैं, उत्पादकों द्वारा पुनः उपभोग किया जाता है और इस प्रकार पुनर्नवीनीकरण किए जाते हैं। केचुआ और मिट्टी, ये जीव जैसे नेमाटोड और आर्थ्रोपोड होते हैं और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं। कहा जाता है एक विषमपोषी जीव है जो अपरद पर भोजन करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
मृत पौधे और पशु पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन की अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम है। ये अपने खुद की प्रजातियों की संरचना और कार्यात्मक प्रक्रियाओं को विनियमित कर सकते हैं। स्वविनियमन के पारिस्थितिकी तंत्र की इस क्षमता को होमस्टेसिस के रूप में जाना जाता है। होमस्टेसिस के रूप में जाना जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं, भोजन, ईंधन और फाइबर, आश्रय और निर्माण सामग्री, हवा और पानी की शुद्धि, अपशिष्ट और अपघटन, पृथ्वी की जलवायु स्थिरीकरण, बाढ़, सूखा, तापमान और पवन शक्ति का मॉडरेशन, पोषक तत्व पुनर्चक्रण सहित मिट्टी की उर्वरता का सृजन और नवीनीकरण करते हैं। पौधों का परागण होता है। फसल के किस्मों और पशुधन नस्लों, दवाओं और अन्य उत्पादों के लिए प्रमुख इनपुट के रूप में आनुवंशिक संसाधनों का रखरखाव होता है। सांस्कृतिक और सौंदर्य का लाभ होता है। इकोटोन क्या है? इकोटोन दो या अधिक विविध परिस्थितियों के तंत्र के बीच एक जंक्शन यानी एक क्षेत्र होता है। जैसे ए और बी दो क्षेत्र हैं, तो जो बीच का जिसमें थोड़ा सा ए का क्षेत्र भी आएगा, थोड़ा सा बी का क्षेत्र भी आएगा, उसे इकोटोन के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंग्रोव वन वनस्पति और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है वो इकोटोन का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य उदाहरण हैं जैसे चारागाह, मुहाना, नदी तट, ये इकोटोन के रूप में आते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक क्षेत्र चारागाह का है, एक मुहाना है और एक नदी है। तो तीनों के क्षेत्र को मिला करके बीच में एक इकोटोन को दर्शाया गया है। इकोटोन के लक्षण क्या क्या होते हैं? यह बहुत संकीर्ण या काफ़ी चौड़ा हो सकता है। यह दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य भी हो सकता है और दो से अधिक के भी हो सकता है। इसलिए यह एक तनाव क्षेत्र होता है। यह प्रजातियों में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। इकोटोन में कभी कभी समुदाय की प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों की जनसंख्या का घनत्व इस क्षेत्र के किसी अन्य समुदाय की तुलना में बहुत अधिक है। जैसे घास स्थल हो गया और पतझड़ वन हो गए, तो घास स्थल और पतझड़ वन के बीच का जो क्षेत्र है वो इकोटोन को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इकोटोन। इसे एज इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इकोटोन में मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीवों को एज इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। यानी जो प्रभावी होता है, हावी होता है, उसे एज इफेक्ट कहते हैं क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में एज इफेक्ट विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए जंगल और रेगिस्तान के बीच इकोटोन के मिश्रित निवास स्थानों में पक्षियों का घनत्व अधिक होता है। यानी जिसका ज़्यादा घनत्व होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होंगे, उन्हें एज इफेक्ट के रूप में दर्शाया जाएगा। अब नीचे यानी निकेत क्या है? देखिए, इकोटोन, निकेत, ये सब एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये क्या है। और इकोटोन तो मुझे लगता है कि यदि साल में 2-4 जगह एग्ज़ाम होते हैं तो 3 जगह जरूर पूछा जाएगा। यानी 70% एग्ज़ामों में हर साल लगभग इकोटोन के बारे में पूछा जाता है। निकेत क्या है? तो एक प्रजाति के लिए अद्वितीय है, जिसका अर्थ है कि किसी भी दो प्रजातियां
या सटीक एवं एक समान नीचे नहीं होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रणालियों की नीच यानी निकेत अनूठी कार्यात्मक भूमिका का स्थान है। यह उन सभी जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों का वर्णन है जो एक प्रजाति को जीवित रहने और पुनः उत्पन्न करने के लिए जरूरी है। यह जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमें प्रजातियों को उसके मूल निवास में संरक्षित करना है तो हमें प्रजातियों के निकेत आवश्यक हैं या उसकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना भी चाहिए कि निकेत की सभी आवश्यकताएं पूरी हैं। नीचे का मतलब निकेत होता है, NICHE, नीच का मतलब निकेत होता है। निकेत के प्रकार: निवास, जहाँ पर वह रहता है; भोजन, वह क्या खाता है या क्या व्यक्तित्व होता है और इसकी किस जीव से प्रतिस्पर्धा है; प्रजनन, वह कैसे और कब प्रजनन करता है। ध्यान रहे, एक क्षेत्र में एक ही निकेत रह सकता है और यदि दूसरा निकेत आ जाएगा तो तब तक युद्ध चलता रहेगा जब तक एक निकेत समाप्त नहीं हो जाएगा। यानी एक प्रजाति से दो प्रजाति साथ में नहीं रह सकते। भौतिक रासायनिक निकेत: तापमान, भूमि, आकार, ढाल, आर्द्रता, अन्य आवश्यकताएं। अब पर्यावास यानी हैबिटेट और नीचे यानी पर्यावास और निकेत में क्या अंतर संबंध है। तो पर्यावास में क्या है? निवास स्थान एक विशेष स्थान है जहाँ जीव रहते हैं, जैसे पत्ता। पर्यावास प्रजाति विशेष नहीं है और कई प्रजातियाँ एक ही निवास स्थान पर रह सकती हैं। यानी पर्यावास में कई निकेत होते हैं, जैसे रेगिस्तान, महासागर, पहाड़, घास के मैदान, जंगल आदि। लेकिन निकेत में ऐसा नहीं होगा। निकेत में पारिस्थितिकी तंत्र में जीव द्वारा निभाई गई एक विशेष भूमिकाओं को परिभाषित किया जाता है। जैसे एक प्रजाति विशिष्ट है, यानी केवल यहाँ एक प्रजाति का समर्थन करता है। निकेत एक विशेष प्रजाति के लिए है, जैसे टाइगर, पांडा, बर्ड आदि। यानी सभी लोग संयुक्त रूप से केवल पर्यावास में रह सकते हैं, हैबिटेट में रह सकते हैं, निकेत में नहीं रह सकते। आपको दिखाई दे रहा होगा एक बाई डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें पर्यावास के अंतर्गत आप देख रहे हैं बाघ भी है, पांडा भी है, चिड़िया भी है। लेकिन निकेत अलग है। बाघ का निकेत अलग होगा, पांडा का निकेत अलग होगा, चिड़िया का निकेत अलग होगा। तो ये अलग अलग रूपों में दर्शाए जाते हैं। शीतकालीन, शीतोष्णकालीन, उपोष्णकालीन, उष्णकालीन और विषुवतीय क्षेत्र, ये 5 अलग अलग रूपों में अंतर विभाजित हैं 9 प्रकारों में। जैसे टुंड्रा वनस्पति है, ब्रिटिश तुल्य पतझड़ है, साइबेरियन टाइप है, लारेशिया टाइप है, भूमध्य सागर, स्टेपी, चीन तुल्य जलवायु, गर्म मरुस्थल, सूडान, मानसूनी और विषुवतीय। तो ये जो अलग एक जलवायु के रूप में दिख रहा है, तो ये अलग अलग निकेत अलग अलग पारिस्थितिकी स्थितियों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। आपको बराबर ऐसी क्लासें प्राप्त होते रहिए। पर्यावरण है, इसके बाद में ज्योग्राफी का, धीरे धीरे करके लगभग जीएस का कंप्लीट कराने में हम आपका सहयोग करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी क्लासेस आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।